मैं आपके लिए राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए राजस्थान के क्वेश्चन करा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का वेटेज बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आज से ही प्रिपरेशन को स्टार्ट करना होगा। तो क्वेश्चन आता है 151 यानी 151 से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके 150 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, तो आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 151 से। तो किस प्रकार है, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी के अंदर ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? तो बताइए ऐसा कौन सा चौहान था जिसने 12वीं शताब्दी के अंदर ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? तो इसके बारे में बताइए। तो किसने करवाया था? उदय सिंह द्वारा, राणा सांगा द्वारा, विग्रह रणहमीर सिंह के द्वारा। तो किसने करवाया था? इसका आंसर आप दे दीजिए मुझे कमेंट के अंदर। तो कौन था वो महान शासक जिसने इस खोज के लिए सब कुछ किया? तो कौन था? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन था? विग्रह राज चतुर्थ। क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 एकदम हो जाएगा राइट आंसर। अब आप इसके बारे में मुझे ये बताइए कि ये कौन था, कहाँ से आया था, इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि ये कौन था, इसके उपनाम क्या है। तो फ्रेंड्स, इसी को ही बोला जाता है बिसल देव। समझ में आ गया? विग्रह राज चतुर्थ को बिसल देव के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर पश्चिम भारत का एक ऐसा राजपूत था जिसका मतलब कि चौहान था, जिसके एक वो था ना अर्णोराज, उसके घर में इसका जन्म हुआ था। और वर्तमान में राजस्थान के हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश उसके प्रमुख हिस्से में आते हैं। क्लियर हो गया? और इसको मतलब एक उपाधि दी गई थी कटी बांधव की। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कटी बांधव कौन है, तो किसको बोला जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को कटी बांधव भी बोला जाता है। क्लियर हो गया? यानी एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि बिसल देव कहा जाता है, कटी बांधव नाम है, और कहाँ का ये शासक था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर जौहर नहीं हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान में ऐसे काफी दुर्ग है जहां पर जौहर हुए थे। कहां पर? मतलब कि अग्नि हुआ था, कहीं पे जल, मतलब हर प्रकार के जौहर हुए हैं। तो राजस्थान का एक ऐसा भी है जहां पर एक भी जौहर अब तक नहीं हुआ था। कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा जयगढ़ किला। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो राजस्थान का जयगढ़ किला है, इसके अंदर कोई भी जौहर नहीं हुआ, जो कि कहाँ है? राजस्थान के जयपुर शहर के अंदर स्थित है, जो कि अरावली पर्वतमाला की चील का टीला है ना, ईगल की पहाड़ी, वहां पर ये स्थित है। चील का टीला या फिर ईगल की पहाड़ी किसे है? जयपुर को बोला जाता है, जो जयगढ़ फोर्ट के अंदर पर बना हुआ है। समझ में आ गया? यानी कंफ्यूज मत होना क्या है। जो कि आमेर किला के पास एक झील है, मटोवा झील, वहां पे मतलब देखने के लिए लोग जाते हैं। क्लियर हो गया? यानी जयगढ़ किले को ही चील का टीला बोलते हैं, और इसे विजय किले के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया? और यह किला आमेर किले के मतलब कि उसके महल के ऊपर बनाया गया है। समझिए, यानी जो आमेर फोर्ट है ना, इसके भी ऊपर पड़ता है जयगढ़ फोर्ट। क्लियर हो गया? और इसी किले में जय नाम तोप भी रखे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप है जयवाना तोप, वो भी जयगढ़ फोर्ट के अंदर ही लिखी है, जो कि पहिए से चलती है। कभी जाओ तो जरूर देख के आना, सबसे बड़ी तोप रखी हुई है जयगढ़ फोर्ट के अंदर। और जयगढ़ किले को दीवाने खास, दीवाने आम, लक्ष्मी विलास, आराम मंदिर, विलास मंदिर, ऐसे अनेक मतलब कि वहां के हिस्से बनाए गए हैं। और जयगढ़ किले को आमेर किले की भूमिगत मार्ग से यानी एक सुरंग के थ्रू इन दोनों को जोड़ा गया है। यानी अब तो वो बंद कर रखी है, लेकिन पहले के टाइम पर उनको एक सुरंग के थ्रू इनको जोड़ रखा था। क्लियर हो गया? यानी मैंने आपके सभी अच्छे हैं और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। हेलो मेरे सभी विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राम क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए राजस्थान के क्वेश्चन करा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का वेटेज बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आज से ही प्रिपरेशन को स्टार्ट करना होगा। तो क्वेश्चन आता है 151 यानी 151 से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके 150 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, तो आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 151 से। तो किस प्रकार है, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी के अंदर ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? तो बताइए ऐसा कौन सा चौहान था जिसने 12वीं शताब्दी के अंदर ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? तो इसके बारे में बताइए। तो किसने करवाया था? उदय सिंह द्वारा, राणा सांगा द्वारा, विग्रह रणहमीर सिंह के द्वारा। तो किसने करवाया था? इसका आंसर आप दे दीजिए मुझे कमेंट के अंदर। तो कौन था वो महान शासक जिसने इस खोज के लिए सब कुछ किया था? कौन था? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन था? विग्रह राज चतुर्थ। क्लियर हो गया? यानी ऑप्शन नंबर जो 3 एकदम हो जाएगा राइट आंसर। अब आप इसके बारे में मुझे ये बताइए कि ये कौन था, कहाँ से आया था, इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि ये कौन था, इसके उपनाम क्या है। तो फ्रेंड्स,
इसी को ही बोला जाता है बिसल देव। समझ में आ गया। विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर पश्चिम भारत का एक ऐसा राजपूत था जिसका मतलब कि चौहान था, जिसके एक वो था ना अर्णोराज, उसके घर में इसका जन्म हुआ था। और वर्तमान में राजस्थान के हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश उसके प्रमुख हिस्से में आते हैं। क्लियर हो गया। और इसको मतलब एक उपाधि दी गई थी कटी बांधव की। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कटी बांधव कौन है, तो किसको बोला जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को कटी बांधव भी बोला जाता है। क्लियर हो गया। यानी एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि बिसल देव कहा जाता है, कटी बांधव नाम है, और कहाँ का ये शासक था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर जौहर नहीं हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान में ऐसे काफी दुर्ग जहां पर जौहर हुए थे। कहां पर? मतलब कि अग्नि हुआ था, कहीं पे जल, और मतलब हर प्रकार के जौहर हुए हैं। तो राजस्थान का एक ऐसा भी है जहां पर एक भी जौहर अब तक नहीं हुआ था। कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा जयगढ़ किला। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो राजस्थान का जयगढ़ किला है, इसके अंदर कोई भी जौहर नहीं हुआ, जो कि कहाँ है? राजस्थान के जयपुर शहर के अंदर स्थित है, जो कि अरावली पर्वतमाला की चील का टीला है ना, ईगल की पहाड़ी, वहां पर ही स्थित है। चील का टीला या फिर ईगल की पहाड़ी किसे है? जयपुर को बोला जाता है, जो जयगढ़ फोर्ट के अंदर पर बना हुआ है। समझ में आ गया। यानी कंफ्यूज मत होना कि क्या है। जो कि आमेर किला के पास एक झील है, मटोवा झील, वहां पे मतलब देखने के लिए लोग जाते हैं। क्लियर हो गया। यानी जयगढ़ किले को ही चील का टीला बोलते हैं, और इसे विजय किले के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया। और यह किला आमेर किले के मतलब कि उसके महल के ऊपर बनाया गया है। समझिए, यानी जो आमेर फोर्ट है ना, इसके भी ऊपर पड़ता है जयगढ़ फोर्ट। क्लियर हो गया। और इसी किले में जायनाम तोप भी रखे हैं, कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप है जयवाना तोप, वो भी जयगढ़ फोर्ट के अंदर ही रखी है, जो कि पहिए से चलती है। कभी जाओ तो जरूर देख के आना, सबसे बड़ी तोप रखी हुई जयगढ़ फोर्ट के अंदर। और जयगढ़ किले को दीवाने खास, दीवाने आम, लक्ष्मी विलास, आराम मंदिर, विलास मंदिर, ऐसे अनेक मतलब कि वहां के हिस्से बनाए गए हैं। और जयगढ़ किले को आमेर किले की भूमिगत मार्ग से यानी एक सुरंग के थ्रू इन दोनों को जोड़ा गया है। यानी अब तो वो बंद कर रखी है, लेकिन पहले के टाइम पर उनको एक सुरंग के थ्रू इनको जोड़ रखा था। क्लियर हो गया। यानी मैंने आपके सभी डाउट दूर कर दिए जयगढ़ फोर्ट को लेकर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर मर्दन नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? इसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। हमीर मर्दन एक साहित्य कृति थी जिसकी मतलब रचना किसके द्वारा की गई थी? तो किसने की थी? तो कौन थे वो? पहले तो ये बताइए कि कौन थे वो? तो वो थे जयसिंह। अब ये बताइए, जो ये महाकाव्य है, कृति है, ये किसके ऊपर लिखी गई थी? तो ये थी जयसिंह सूरी की थी, जिन्होंने मतलब कि जो रणथंभौर के अंदर हुआ था ना, जो राणा हमीरदेव थे, उनके बारे में बताया था कि उन्होंने मतलब कि उनको पता था कि मैं हार जाऊंगा, फिर भी उन्होंने लास्ट तक मतलब कि युद्ध के लिए तैयार रहे थे। उनके बारे में लिखी गई थी, मतलब एक कृति लिखी गई है कि उन्हें पता था कि वो हार जाएंगे, उनसे लड़ नहीं पाएंगे, विजय नहीं कर पाएंगे, उनकी हार निश्चित है, उनकी मौत पक्की है, लेकिन फिर भी वो अंत तक लड़े थे। तो ये उनके ऊपर एक लिखी हुई कृति है। किसने लिखी थी? जयसिंह ने लिखी थी। क्लियर हो गया। इसका विषय क्या था? रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान के बारे में लिखा गया था। उन्होंने कितनी मतलब कि वीरता के साथ युद्ध किया था। और उसके साथ आपने सुना होगा ना रानी पद्मिनी के बारे में, वो कौन थी? तो वो भी कितनी महान लेडीज थी, जिन्होंने मतलब कि अपने आप को अग्नि के हवाले करना स्वीकार किया, लेकिन किसी के मतलब कि आदिंदा स्वीकार नहीं की। आपने सुना होगी कि इसके बारे में एक मूवी भी बहुत अच्छी बनी है, आप उसे जरूर देखना, बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है। इसके साथ ही एक और है हमीर रासो, जो किसने लिखा था? सागर दत्त था, जो कि जोधराज थे। समझ। एक आता है हमीर काव्य, जो किसने थे? नरेंद्र चंद्र सूरी की रचना थी। एक आता है हमीर हठ, जो कि चंद्रशेखर की रचना थी। यानी 3 रचनाएं मतलब और भी लिखी गई हैं, जो किसी के ऊपर लिखी गई है। कौन सी? हमीर रासो, हमीर महाकाव्य और हमीर हठ। क्लियर हो गए। यानी एक में आपके 3 क्वेश्चन डाउट हो गए। अब आता है नेक्स्ट, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट के व चेचक के दाग बनाए गए हैं? तो बताइए, एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे कि ऐसी कौन सी मतलब कि ऐसी चित्रकला शैली है जहां पर पुरुष के जो चेहरे होते हैं वहां पर चोट या फिर चेचक के दाग बनाए गए हैं। तो ऐसी कौन सी है, उसके बारे में बताना है। तो किसकी शैली हो जाएगी? वो है जयपुर शैली। क्लियर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो जयपुर शैली है। किस लिए? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ऐसा काम किया गया था, यह भारत के स्वतंत्र हिमालय मतलब एक ऐसी कला दिखाई गई थी जो कि मुगल दरबार के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर क्या किया गया था? एक ऐसी सदी जिसमें पुरुषों के चेहरे पर चोट या फिर चेचक के निशान बनाए गए थे। और कब बनाए गए थे पूछे तो आपसे, तो इनका काल कौन सा था? 1600 से लेकर 1900 तक का काल ये रहा था इनका। क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का तांबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से आधा ढका होता है और नारियल की खोड़ से जुड़ा होता है? तो बताइए। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पे कैसे आते हैं कि ऐसा कौन सा लोक यंत्र है जिसमें बांस का तांबा का बना तार होता है, बकरी की चमड़े की परत से ढका होता है और नारियल की खोल से आधा जुड़ा होता है? तो बताइए कि ऐसा कौन है, इतना ऐसा महान हथियार, मतलब ऐसा यंत्र कौन है? तो हो जाएगा रावण हत्था। क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, रावण हत्था होता क्या है? तो ये एक ऐसी वीणा, मतलब किसको ना रावण हत्था या फिर रावण हस्त के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया, यानी एक ऐसा प्राचीन झुका हुआ तार वाला यंत्र है जिसका उपयोग भारत, श्रीलंका और आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है, जिसको वायलिन को, मतलब कि जो पहले के टाइम के जो लोग थे ना, इसको वायलिन की तरह यूज करते। समझ में आ गया? मतलब कि ऐसा लगाया गया है कि धनुष की तरह सीधा है और नारियल की जैसी कटोरी से, मतलब इसका आकार दिया गया है। समझ में आ रहा है? इसको जो तार है इसके इतने कसकर बांधे गए हैं, यानी जरा से टच के ऊपर भी इसमें से आवाज आने लग जाती है। क्लियर हो गया। और बात करें इसके बारे में, एक इतिहास में बताया गया था कि जो रावण ने शिव जी को खुश करने के लिए, मतलब कि इसे बनाया था, इसीलिए इसको रावण हत्था नाम दिया गया था। यानी ये रावण के द्वारा ही बनाया गया था। क्यों? क्योंकि उन्हें शिव जी को प्रसन्न करना था, उनकी सोने की लंका लेनी थी, इसीलिए मतलब इसका नाम भी क्या था? रावण हत्था। अब आता है नेक्स्ट, लच्छा गुजरी गाय चोरी जाने वाले किस लोक देवता की सहायता की जाती है? तो बताइए, लच्छा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता की पूजा करते हैं? तो बताइए कि कौन से वो महाराज है जिसकी पूजा की जाती है? आप ऑप्शन देखिए और फिर आंसर कीजिए कि इसमें कौन सा हो जाएगा। तो कौन से? वीर तेजाजी महाराज, ऑप्शन नंबर जो 4 है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जिसका जन्म कब हुआ था? 29 जनवरी को जन्म हुआ था। जितने भी मतलब लोक देवता है ना, उनकी बर्थ डेट आपको पता होना चाहिए। कब हुआ था? 1074 में। क्लियर हो गया। राजस्थान के नागौर जिले के खरवाना गांव के अंदर हुआ था। तोहर देव धोलिया जाट सरदार नागौर और राम कुमारी परिवार से बिलोंग करते थे। और जो इतिहासकार है उनका ऐसा मानना था कि मतलब कि जो है ना, जो इन तेजाजी महाराज की जो माँ थी ना, वो कुंवारी नागराज के वरदान मिला था कि वो एक बच्चे को जन्म देंगी, इसीलिए उसका नाम रखा था तेजाजी महाराज। क्लियर हो गया, यानी इनके पिता का नाम कहीं दिया क्योंकि इनकी माता को, मतलब कि कुंवारी थी, उनको ही वरदान मिला था जिसकी वजह से इनका जन्म हुआ था। क्लियर हुआ। और इन्हीं की पूजा की जाती है गाय चोरी हो जाने पर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोकगीत होलर किस अवसर पे गाया जाता है? आप देखना फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पे आपको होलर और कहीं पर आएगा सोलर। क्लियर हुआ, यानी कहीं पर तो दे देंगे सोलर, कहीं पे दे देंगे होलर। तो होलर आ जाए सोलर आ जाए तो कहां पर गाए जाते हैं? ये जच्चा बच्चा गीत होते हैं। क्लियर, यानी शिशु के जन्म के टाइम पे होने वाले गीत होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के अंदर शिशु के जन्म पर सोलर या फिर जच्चा बच्चा गीत गाया जाता है, जो कि बहुत ही लोकप्रिय गीत होते हैं। यानी हर कहीं गाए जाने वाला गीत होता है कि मतलब ऐसे गीत होते हैं जो बच्चे के जन्म के बाद ही खुशी का माहौल को मतलब कि और अच्छा बनाने के लिए ऐसे गीत गाए जाते हैं। समझ में आया? आता नेक्स्ट, रखन किसका आभूषण है? यानी एक आभूषण रखन है, तो किसका आभूषण है बताइए। अब रेड प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि गले का, ये बाय मिस्टेक हो गया। तो बताने कि रखन है वो किसका आभूषण होगा? गले का, पैर का, दांत, हाथों का या बाजू का? तो बताइए, जो कहाँ को जाएगा लखन, तो वो हो जाएगा दांतों में पहने जाने वाला। क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दांत में पहने जाने वाला रखन। क्लियर हो गया। अब देखिए, कहीं पे इसको राखन भी बोलते हैं, कहीं पे इसको रखन भी बोलते हैं, जिसमें कंफ्यूज नहीं होना कि रखन आए या राखन आए। क्लियर हो गया। इसके साथ ही नाक में लौंग, कांटा, चुन्नी, चौंप, बारी, बाली आदि नाक में पहने जाएंगे। और मतलब कान में झुका, बाली, पत्ती, सुरलेलिया, लौंग, टॉप्स, ओगड़िया, कर्णफुल, पीपल पन्ना, ओंगटा, झेला, लटकन, झमेली, झेड़पड़ी, झूरी, ओगनिया। यानी राजस्थान के आभूषण भी इतने हैं कि इनके नाम भी इतने कंफ्यूजिंग है कि समझ में नहीं आएंगे कि आभूषण है कि क्या है, पर ये पहने जाते हैं। और सिर के हो जाएंगे इनके चूड़ा रतन और मतलब अन्य अंगूठी, मतलब है ना कि राजस्थान के आभूषण तो आप जरूर पढ़ना, क्योंकि सर से लेकर पैर तक राजस्थान में बहुत ज्यादा आभूषण पहने जाते हैं। और एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सा आभूषण किस जगह पहना जाता है, क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है ये। तो ये तो आपका सबसे फेवरेट होना चाहिए, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको। अब आता है नेक्स्ट, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्तियां हैं? तो बताइए कि राजस्थान के किस जिले में त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति। तो पहले ये जानिए कि राजस्थान के अंदर गणेश जी के काफी मंदिर हैं, जैसे कि मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर, सिद्ध गजानंद मंदिर, इसे किया गणेश, बोहरा गणेश जी मंदिर, नहर गणेश जी मंदिर, गढ़ गणेश जी
तो ये कहाँ पर है? तो मोती डूंगरी में क्या है, जो जयपुर के सबसे प्रसिद्ध गणेश जी महाराज का एक मतलब साकरगढ़ी तलहटी पे एक मंदिर है जो कि बहुत विख्यात है, उसकी मतलब कि बहुत मतलब सुना है उसके बारे में। एक आता है त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर जो कि कहाँ पर है, सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर दुर्ग में है, जो कि एक मतलब कि एक विरासत के तौर पर माना जाता है। क्लियर हो गया? यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है गढ़ गणेश जी मंदिर जो कि जयपुर की राजधानी में बनाया गया है। फिर आता है सिद्ध गणाजन जो कि जोधपुर में है, इसिकिया गणाजन जोधपुर में है, बोहरा गणेश जी उदयपुर में है, नहर गणेश जी जयपुर के अंदर है। क्लियर हो गया? यानी मोती डूंगरी वाला, रणथंभौर वाला और एक और है कि एक मंदिर और था, कौन सा देखे तो मुझे याद नहीं आ रहा। ये तीन तो बहुत ही फेवरेट मंदिर है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना क्योंकि है ना गणेश जी के सबसे मतलब अच्छे मंदिर माने जाते हैं, मोती डूंगरी वाला और जो एक और है रणथंभौर वाला, एक और आता है उसको मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो तीन बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में कौन सा पर्यटन ऐसा है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों जाके पूजा करते हैं, वो एकता का प्रतीक माना जाता है? तो बताइए कि ऐसा कौन सा है जहाँ पर मतलब कि राजस्थान की हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता का प्रतीक माना जाता है? तो कौन सी जगह? रामदेवरा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो रामदेवरा है ना वहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों जाकर मतलब कि वहां पर पूजा पाठ करते हैं, यानी इनकी एकता का प्रतीक माना जाता है। अब रामदेव जी का जन्म के बारे में पढ़ें, क्या था? भाद्रपद शुक्र द्वितीया को। काफी बार एग्जाम में डेट नहीं पूछते कि पूछते हैं किस तिथि को हुआ था, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। जन्म स्थान रूणीचा, मृत्यु का हुई थी 1442 के अंदर। स्थान के अंदर रामदेवरा में ही उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए ये बहुत फेमस है। समझ में आ गया? और समाधि भी इनने कहा ली थी, रामदेवरा में ही ली थी। और इनके मतलब कि ना उत्तराधिकारी कौन थे? तो अजमल जी थे और जीवन संगी थी नैले थे और इनका राजघराना तोमर वंशी राजपूत थे। ये सब कुछ बता दें कि किस घराने से कहाँ था क्या नहीं था इनका। अब आता है भील समुदाय द्वारा कौन सा लोक नृत्य सबसे किया जाता है? तो कौन सा? गैर। इसके बारे में मैंने आपको काफी बताया है कि जो भील समुदाय होते हैं वो गौरी, गैर, घूमर आदि जैसे नृत्य करते हैं। तो हर समुदाय के बारे में पता होना चाहिए कि गौरी कौन करते हैं, गैर कौन, मतलब घूमर कौन करते हैं। तो हर समुदाय का नृत्य के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब आता है कि जो कठपुतलियां होती है राजस्थान में सबसे फेमस है, तो वो किस लकड़ी की बनती है? देखा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं कि कठपुतली राजस्थान की फेमस है तो किस पेड़ से, किस लकड़ी से बनती है? तो किस में बनती है? आड़ू के वृक्ष से। यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कठपुतलियां बनती है आड़ू की लकड़ी से, यानी काष्ठ होती से बनती है। इसमें लकड़ी का, रंग बिरंगे कपड़े का, वेशभूषा का, अन्य सामग्री यूज करके कठपुतलियां, क्या आपने कहीं मतलब मेले वेले में जाके देखा होगा ना कि मतलब रस्सी से बांध के डांस कराते रहते हैं। मतलब कि राजस्थान की मतलब कि कला को, मतलब कि अपनी कला को प्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है कठपुतली डांस। नेक्स्ट आता है राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में मतलब कि मानसून का जुआ किसको बोलते हैं? कृषि को। क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स? इसका एक बहुत मोटा रीजन है कि देखिए हम मतलब कि खेती करते हैं तो मतलब बीज बो दिया, अब मतलब कि हम एक तरह से जुआ लगा रहे हैं कि बारिश हो गई तो हमारी अच्छी फसल होगी, बारिश नहीं हुई तो हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। कि कहते हैं ना कि मतलब जैसे देखिए समझ सकते हैं जो फसल होती है ना बारिश के टाइम की, वो पूरी तरह से बारिश के ऊपर ही डिपेंड करती है। मतलब हम उम्मीद के ऊपर एक जुआ लगाते हैं कि होगी तो अच्छी हो जाएगी, नहीं हुई तो नहीं हुई, क्योंकि 2/3 हिस्सा कृषि का बारिश के ऊपर ही होता है। सिर्फ 1% ही पानी की व्यवस्था हो पाती है। और राजस्थान के ऐसे काफी जिले हैं जहाँ पर पानी की संख्या बहुत कम है, यानी नाक के बराबर पानी मिलता है। तो वो लोग जो किसान है वो मतलब बारिश के ऊपर एक तरह से जुआ लगाते हैं, मानसून का जुआ लगाते हैं कृषि के ऊपर कि ब्राह्मण जी अगर इस बार बारिश दे देगा तो हमारी फसल अच्छी हो जाएगी, अगर नहीं देगा तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चूहों वाले मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर है फेमस है? देखो चूहा का मंदिर कहाँ है? करणी माता मंदिर है जो कि बीकानेर के अंदर बहुत ही फेमस है। क्लियर हो गया? चूहों का मंदिर कहाँ पर है? करणी माता का मंदिर, जहाँ पे चूहा मतलब खुले घूमते रहते हैं, वहां पे चूहों के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। करणी माता मंदिर है जो कि बीकानेर के में है। और किसने बनाया? गंगा मतलब कि महाराजा गंगा सिंह ने इसको बनवाया था 20वीं शताब्दी के अंदर। और ये मंदिर पूरी तरह से संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। और इसमें इम्पोर्टेंट पता है क्या है? इसके चांदी के दरवाजे, यानी करणी माता मंदिर कभी जाओ तो वहां के देखना वो एकदम प्योर चांदी के दरवाजे बनाए गए हैं, यानी वो आज तक है ऐसे। और जो करणी माता है ना, उन्होंने एक हाथ में तो बहुत त्रिशूल पहन रखा है, साथ ही मुकुट माला आदि पहन के बहुत अच्छी लगती है, कभी जाओ तो जरूर देख कर आना। किन जिलों में कोई नदी नहीं है? तो बताइए राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है?
तो ऐसे बीकानेर, यानी बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी नदी नहीं है। क्लियर हो गया? यानी बीकानेर के अंदर ऐसी कोई भी प्रमुख नदी नहीं जो गुजरती है वहां से। समझ में आ गया? जैसे कि ना जोधपुर नागौर में लूणी नदी आती है, जयपुर में बाणगंगा नदी बहती है, कुछ कहते हैं बारहमासी नदियां जो कि चंबल है, माही है, जो मतलब कि 12 मतलब हमेशा बहने वाली नदी। लूणी नदी कहते हैं ना कि जो अरावली हिल से दक्षिण पश्चिम ढलानों की ओर गिरती है। घग्गर नदी राजस्थान के रेगिस्तान की खोज मतलब खो जाती है। तो लेकिन बीकानेर और चूरू के अंदर कोई सी भी नदी नहीं गुजरती है। क्लियर हो गया? एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने मिलेंगे, यानी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज सबको अच्छे से देखिए। और कितने क्वेश्चन आपसे सोल्व हुए इसका मुझे कमेंट में बताइए। अब आता है सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले की है। अब देखो ये क्या पूछा गया है, सोम कमला अम्बा बांध परियोजना किस जिले की है, तो किसकी हो जाएगी? डूंगरपुर की। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर के अंदर। यहाँ पे निवेश और वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए राजस्थान सरकार ने वहां पे पानी की पूर्ति करने के लिए सोम कमला अम्बा परियोजना की खोज की, जो कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। अब आता है नेक्स्ट, भारत में टंगस्टन का एकमात्र खनन कहाँ पर है, तो बताइए। भारत की बात हो रही है तो पूरे भारत के अंदर कहाँ पर आता है एकमात्र खनन, तो आगे डेगाना में। ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डेगाना कहाँ है, तो राजस्थान के नागौर के अंदर बना हुआ डेगाना। क्लियर? कंफ्यूज मतलब डेगाना नाम कहा है, तो राजस्थान के नागौर में बना हुआ डेगाना, जो कि कहाँ पर है? नागौर जिले के अंदर है। कौन सा खनिज है? टंगस्टन का है। इसमें मतलब कि बालदा, उडलिया आदि मतलब अन्य भी खनन पाए जाते हैं। और पूरे भारत की बात की जाए तो 80% जो खनिज होता है ना वो कहाँ से जाता है? हमारे राजस्थान पे जाता है। कितने प्राउड की बात है कि पूरे भारत के अंदर 80% खनन का बात की जाए तो हमारे राजस्थान में होती है, तो इस बात पे भी ध्यान देना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में आना सागर झील किस नदी से पका पानी आता है, तो बताइए। जो अजमेर के अंदर आना सागर झील है उसमें किस नदी का पानी आता है, तो कौन जाएगी? बांडी नदी का। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बांडी नदी का जो पानी है, जो कि मतलब कि होता है ना बरसाती पानी होता है, जो कि अन्ना सागर झील के अंदर आता है, जो कि अगर झील से भर जाती है तो पानी फुल हो गया। इसमें चैनल गेट खोले गए हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए इसका ना देखिए एक कृत्रिम झील है। क्लियर हो गया? जो कि मतलब कि 12वीं शताब्दी के अंदर इसको बनाया गया था, ये बात भी क्लियर हो गई। इसमें मतलब कि पानी स्रोत क्या है? बांडी नदी से इसमें पानी आया जाता है। क्लियर हो गया? और इस झील के अंदर हमें ना अगर पानी ज्यादा हो रहा है तो पानी को कंट्रोल करने के लिए इसमें चैनल गेट लगाए गए हैं। इसके थ्रू पानी मतलब कि बाहर मतलब कि ज्यादा पानी वहां पर नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? जैसे कि ना लूनी नदी, बाडी नदी, नाग पहाड़ी से मतलब कि काफी नदियों का पानी यहाँ तक पहुंचता है सर। और मोस्टली बात की जाए तो बाडी नदी का पानी पहुंचता है, और जो साबी नदी है इसका पानी तो उधर बिल्कुल भी नहीं जाता। क्लियर हुआ? अब आता है नेक्स्ट, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है, तो कौन सा हो जाएगा? उदयपुर। ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए राजस्थान ने वन नीति को अपनाया कब था? पूरे भारत के अंदर बात की जाए तो नंबर 1 पे आता है हमारा राजस्थान, जिसने सबसे पहले वन नीति को अपनाया था। क्लियर हुआ? इस बात को याद रखना, क्योंकि वन रिपोर्ट के देखे ना तो भारत के अंदर मतलब कि वनों की बहुत मतलब कि कटाई वटाई हो जाती थी, लेकिन अब इतने सख्त नियम बना दिए हैं कि कोई पेड़ काट भी नहीं सकता, यानी पेड़ की तरफ सोच भी नहीं सकते हमें पेड़ काटना है, यानी इतने सख्त नियम बनाए गए हैं। इसके बाद आता है अलवर, प्रतापगढ़, बारा, चित्रगादी में वन क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट बनाए गए हैं कि अलवर का ना सर इसके अभ्यारण्य है, प्रतापगढ़ है, बारा है, चित्तौड़गढ़ है, वहां पे काफी वन क्षेत्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही उदयपुर के अंदर सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। क्लियर हुआ? यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपका अगर कुछ फीडबैक है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, कुछ डाउट होता है वो आप पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएंगे, शेखावटी क्षेत्र के स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं, बताइए। जो शेखावटी क्षेत्र होता है उसके स्थानीय लोकल लैंग्वेज के अंदर कुएं को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? जोहड़, बावड़ी, बेरा या फिर खूह, तो क्या कहा जाता है शेखावटी लैंग्वेज के अंदर? तो कहते हैं फिर जोहड़, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेखावटी क्षेत्र के अंदर कुएं को जोहड़ कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, आभानेरी की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? जो आभानेरी की जो चांद बावड़ी है राजस्थान के किस जिले के अंदर, इसके बारे में बताना है। दौसा, जयपुर, भरतपुर, करौली, तो किस जिले के अंदर हो जाएगी, तो बताइए। आभानेरी की चांद बावड़ी तो कहां पर है? दौसा के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरा संगमरमर किस जिले में पाया जाता है? जो हरे रंग का जो संगमरमर है तो वो कहाँ पाया जाता है? उदयपुर, नागौर, प्रतापगढ़ या फिर झालावाड़? किस जिले में पाया जाता है हरे रंग का संगमरमर? आप सभी जानते हैं कि राजस्थान एकदम से मतलब खनिजों का संग्रहालय है, तो ये किस जिले में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाएगा? उदयपुर के अंदर। राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर हरा संगमरमर वहां का बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट आता है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? समझ में आया? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाएगा? काठल, भाकर, गिरवा या फिर मेवल? तो क्या कहा जाता है? तो तुरंत आंसर कर दीजिए, काठल, भाकर, गिरवा या फिर मेवल। तो क्या है फ्रेंड्स? बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भाग को मेवल कहा जाता है। समझ में आया? यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? इस पे ध्यान देना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। इसमें क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो बताइए, सांबर, पंचपदरा, कैलानी, लुणकेश्वर। तो बताइए कौन कौन सी खारे पानी की झीलें हैं और कौन कौन सी नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, सांबर भी खारे पानी की झील है, पंचपदरा भी खारे पानी से, जो लुणकेश्वर वो भी खारे पानी की झील है, और कौन सी नहीं है? कालियाना। समझ में आया? यानी ऑप्शन नंबर जो 3 एकदम राइट आंसर हो जाएगा, कालियाना, ये जो कि खारे पानी की झील नहीं है। नेक्स्ट आता है, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो बताइए, जो रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? धौलपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर बारां के अंदर? तो तुरंत देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा गया है, तो राजस्थान के किस जिले के अंदर आएगा? तो किसमें आएगा? धौलपुर के अंदर। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके ना मैंने अब तक 190 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उनको जरूर देखिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं इसका भी आप फीडबैक जरूर शेयर करें। नेक्स्ट आता है, जोहार सागर बांध किसे कहते हैं? तो बताइए, जोहार सागर जो बांध है वो किसे कहा जाता है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर या फिर कोटा बूंदी? तो किसको कहा जाएगा? जोहार सागर बांध जिला। तो किसे कहते हैं? कोटा बूंदी को। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट हो जाएगा, कोटा बूंदी को जोहार सागर बांध योजना कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में कपास सर्वाधिक कहाँ होती है? राजस्थान के किस हिस्से में सबसे अधिक जो कपास का उत्पादन होता है? तो पाली, बीकानेर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा। यानी हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमें तैयार रहना है, हर तरीके से हमें पढ़ना है। तो बताना है सबसे अधिक कपास कहाँ होती है? तो श्रीगंगानगर के अंदर। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा खनिज किसके नाम से जाना जाता है? सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाएगा? तो बताइए, सीसा जस्ता, टंगस्टन, अभ्रक या फिर स्लेट? किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है सवाई माधोपुर का चौथ का बरवाड़ा? तो किसके लिए हो जाएगा? सीसा जस्ता के लिए। समझ में आया? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है? तो बताना है आपको, अरावली पर्वतमाला है जो कि दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व तक जाती है? तो जालौर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। तो किसकी हो जाएगी ये? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी सिरोही की। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली जो पर्वतमाला है दक्षिण पश्चिम से होकर राजस्थान के सिरोही जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की तरफ जाती है। यानी कोई डाउट इसके अंदर अब नहीं बचना चाहिए। क्लियर हुआ? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता पे पाया गया है? तो सभ्यता से क्वेश्चन आया कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता में पाया गया है? कालीबंगा, आहड़, पातालगढ़ या फिर बैराट? तो कहां पर पाया गया था 11 कमरे वाले घर? वो पाए गए थे बालाथल में। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक है जिसको अभिनव भट्टाचार्य इसी के नाम से पुकारा जाता है? तो कुंभा, सांगा, भारमल या फिर जयसिंह? तो कौन सा हो जाएगा? उसका तुरंत आंसर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? कुंभा। यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट आता है, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान की प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? तो बताना है जो वृहद राजस्थान था उसकी प्रथम प्रधानमंत्री कौन रही था? बताइए, लाल बहादुर शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री या फिर माथुरदास माथुर? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो क्या होना चाहिए? हीरालाल शास्त्री कौन थे? वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर इनको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट आता है,
महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था, यानी जो महर्षि दयानंद थे उनका स्वर्गवास किस स्थान के हुआ था। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, तो किस जिले में उनका अंत हुआ था, तो वो हुआ था अजमेर के अंदर। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास हुआ था अजमेर में। नेक्स्ट आता है राजस्थान के यादव राजवंश का कहां पर शासन करता है, राजस्थान के अंदर जो यादव राजवंश है वो कहां पर था, तो आपको ये बताना है यादव कुल कहां पर था राजस्थान के अंदर। जैसलमेर में था, करौली बीकानेर में था, करौली जैसलमेर में था, या फिर केवल करौली के अंदर ही था। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बात समझ में आई कि जैसलमेर और करौली ही इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाए राइट, क्योंकि जैसलमेर और करौली दोनों ही जगह पर क्या था, यादव राजस्थान के अंदर रहा था, यानी यादव समाज राजस्थान के अंदर करौली और जैसलमेर के अंदर रहा था। इस बात पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन टोक मुस्लिम की रियासत के संस्थापक थे। टोक मुस्लिम रियासत के संस्थापक पूछा जाए तो बताइए, अमीर खां पिंडारी हो जाएगा, गुलाम खां कायानी हो जाएगा, नवाब मोहम्मद शाह हो जाएगा, हसन खां मेवाती हो जाएगा। तो तुरंत बताइए कमेंट के अंदर कौन होना चाहिए मुस्लिम टोक रियासत के संस्थापक, तो कौन था, अमीर खां पिंडारी। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 207, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया गया। अब देखिए इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो के जॉर्ज थॉमस को मतलब कि सर जॉन मतलब कि जो चुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिर्फ इतिहास बताया था राजपूताने का, इन्होंने यूज नहीं किया, सिर्फ इतिहास बताया था। और यूज किसने किया था, सर जॉर्ज थॉमस ने, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 18 ईस्वी के अंदर इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया था राजपूताना वर्ड को। यानी अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला का सर्वप्रथम मतलब कि स्थान के कहां पर है, तो बताइए महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है, तो बताना राजस्थान के किस जिले के अंदर होगा। पाली, आहोर, सिवाना, माउंट आबू, अचलगढ़ कहां पर है, तो बताइए कहां पर होता है, माउंट आबू के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है किस स्थान पर इतिहास का जोहर होने का उल्लेख नहीं पाया गया है, तो बताइए ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर मतलब कि जोहर होने का उल्लेख नहीं पाया गया। गागरोन, रणथंभौर, जालोर या फिर सिरोही। तो इसका तो सबको पता है, बच्चे को पता होगा, क्योंकि राजस्थान में कुछ बहुत ऐसे कम है जहां पर जोहर हुए हैं। सबको पता है कि सिरोही के अंदर कोई भी जोहर नहीं हुआ। समझ में आया। नेक्स्ट आता है जयपुर शहर को गुलाबी रंग किसने मतलब कि किस राजा ने कहा गया था। जो हम सब जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, तो वो किसने कहा था फर्स्ट टाइम पिंक सिटी, तो उसके बारे में बताना है। प्रताप सिंह, राम सिंह, सवाई जय सिंह, ईश्वर सिंह। तो किसने कहा था पिंक सिटी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो किसने कहा था, राम सिंह द्वितीय ने कहा था जयपुर को पिंक सिटी का नाम यानी गुलाबी रंग का नाम दिया था। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह कहे जाने वाले दामोदर दास राठी का जन्म कहां पर हुआ था, तो बताइए स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह कहे जाने वाले दामोदर दास राठी का जन्म कहां हुआ था। सांचौर, आसोतरा, पोखरण या फिर निमराना, किस जगह पे हुआ था। तुरंत आंसर लाना चाहिए कमेंट के अंदर। दामोदर दास राठी का जन्म कहां हुआ था, पोखरण में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है राजस्थान की एकी आंदोलन किसने प्रकार नेतृत्व किया था, यानी राजस्थान के एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। दामोदर राठी ने, बलवंत सिंह मेहता ने, मोतीलाल तेजावत ने, सागरमल गोपाल, किसके द्वारा किया गया था। तुरंत आंसर कर दीजिए। तो किसने किया था, मोतीलाल तेजावत ने। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं बचा, और डाउट इसमें होना भी नहीं चाहिए। मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन का मतलब कि नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट आता है किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान से संबंधित, यानी ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति कहां से हमारे राजस्थान से हुई है। तो कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो कथक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है राइट। कथक का संबंध जो है, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य, इसका संबंध हमारे राजस्थान से है। नेक्स्ट आता है वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे। वीर विनोद पुस्तक की रचना किसने की थी, तुरंत बताइए। सूर्यमल मिश्रा, श्यामदास, गोविंदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन थे, तो किसने इसकी रचना की थी। तुरंत आ जाइए, श्यामलाल दास, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। श्यामलाल दास ने वीर विनोद पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट आता है टेराकोटा की मूर्तियां किससे बनाई जाती है। जो टेराकोटा की जो मूर्तियां जो स्पेशल होती है वो किसकी बनाई जाती हैं। सिमरेग मिट्टी से, लकड़ी की कलाकृति से, अलोया से, प्लास्टिक से। तो बताइए किससे मतलब टेराकोटा की मूर्तियां बनाई जाती है, तो किससे बनेंगी, सेरेमिक जैसी मिट्टी से बनाई जाती है, जो कि मतलब ऐसी मिट्टी होती है जिसमें टेराकोटा की मूर्तियां बनती हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं बचा।
नेक्स्ट आता है तिलवाड़ा राजस्थान के किस लोक देवता के से जुड़ा हुआ है। जो तिलवाड़ा है राजस्थान के किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है, रामदेव जी, मल्लीनाथी, शीतला माता, मालवी जी। तो किससे जुड़ा हुआ होता है तिलवाड़ा राजस्थान लोक देवता, तो मल्लीनाथ जी से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट हो जाएगा। तिलवाड़ा राजस्थान मंदिर मल्लीनाथ से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है, सॉरी फ्रेंड्स रिपीट हो गया। नेक्स्ट आता है करी भांत की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों द्वारा लोकप्रिय होती है। जो करी भांत की ओढ़नी होती है ना राजस्थान की क्या होती है, बंदेज वर्क कितना फेवरेट है, यानी हर सूट में, कढ़ाई में, ब्लाउज, हर तरह के वर्क में बंदेज दिखाई देता है। राजस्थान की कला होती है बंदेज के अंदर। तो उसी प्रकार से करी भांत की ओढ़नी इसकी मतलब कि फिर लोकप्रिय होती है जाट, आदिवासी, ब्राह्मण या फिर राजपूत। तो आप सभी जानते हैं राजपूत तो ओढ़नी ओढ़ते ही नहीं, उनकी मतलब ये होता है ना राजपूती पहनावा अलग ही होता है, जाट का भी अलग होता है, ब्राह्मण का भी अलग होता है, लेकिन जो आदिवासी होती है उसके बाद करी भांतों की ओढ़नी उनको मतलब लोकप्रिय होती है। समझ में आया, यानी करी भांत की जो ओढ़नी होती है जो आदिवासी महिलाओं की फेवरेट होती है। समझ में आता। नेक्स्ट आता है करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना की जाने वाले गीत कौन से हैं। यानी आप सभी जानते हैं कि करौली क्षेत्र के अंदर केला देवी जी की पूजा की है, तो उसकी आराधना में गाए जाने वाले गीत क्या होते हैं, लांगुरिया, हिंडो, हिंडोनी, लावणी। तो इसके गीत को क्या कहा जाता है, तो लांगुरिया कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हो जाएगा राइट आंसर। केला माता के लिए यानी केला देवी है जो करौली क्षेत्र के अंदर, उसके लिए गीत हिंडो मतलब कि लांगुरिया गीत इसके अंदर गाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 120। निम्न में से किसी मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है, किसको मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है, गौरी देवी, मांगी देवी, बन्नो बेगम, अल्लाह जिल्हा बाई। तो राजस्थान की मरुभूमि की कोकिला कौन है, अल्लाह जिल्हा बाई, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरुभूमि की कोकिला है ये। नेक्स्ट आता है मरु महोत्सव का उत्सव कहाँ मनाया जाता है। जो मरु महोत्सव राजस्थान में कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो किस क्षेत्र में मनाया जाएगा मरु महोत्सव। तुरंत कमेंट में आंसर आना चाहिए इसका क्या होगा, तो क्या हो जाएगा जैसलमेर के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है आई मीन 3rd है वो राइट हो जाएगा। जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जो प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम मंदिर है वो कहाँ पर हो जाएगा, नटवापुर गांव, दूसरी गांव, भूमिगढ़ गांव, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर हो जाएगा प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम मंदिर, तो कहाँ पर है, नटवापुर गांव के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख कारक कौन सा होता है। राजस्थान में जो सीमेंट मतलब का स्थानीयकरण होता है उसमें प्रमुख सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है। देखो बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक साधनों की उपलब्धता, किसकी वजह से मतलब कि सबकी ज्यादा जरूरत किसकी होती है। तो आपको पता है कि आप सीमेंट बना रहे हो तो कच्चे माल की जरूरत होती है, यानी अगर कच्चा माल ही नहीं होगा तो आप सीमेंट कैसे बनाओगे। ऑप्शन नंबर जो सेकंड इसका हो जाएगा राइट, कच्चे माल की जरूरत मतलब सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट आता है राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। तो राजस्थान में किस प्रकार की जो भेड़ है वो नहीं पाई जाती, मालवी, नाली, मलीपुरी, सोनाड़ी। तो राजस्थान के अंदर कौन सी नहीं पाई जाती, तुरंत आंसर आंचिए। तो मालवी प्रकार की जो भेड़ होती है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती, बाकी नाड़ी, मालपेरी, सोनाड़ा तीनों प्रकार की पाई जाती है, लेकिन जो मालवी होती है वो नहीं पाई जाती। नेक्स्ट आता है मेजा बांध कहाँ पर स्थित है। जो मेजा बांध है वो कहाँ पर स्थित है, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर या फिर उदयपुर। तो कहाँ पर हो जाएगा मेजा बांध, तो कहाँ पर होगा भीलवाड़ा के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है। जो उड़न गिलहरियां होती है वो कहाँ पाई जाएंगी, राजसमंद अभ्यारण्य में, कैसा बाग में, दरा सागर में, सीता माता अभ्यारण्य में। तो कहाँ पर पाई जाएंगी उड़न गिलहरियां जो कि उड़ने वाली होती है, कहाँ पाएंगे, सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाएंगी उड़ने वाली गिलहरियां। नेक्स्ट आता है राज्य में सर्वाधिक धनिया उत्पादन किस क्षेत्र में, किस जिले में होता है। राजस्थान में सबसे अधिक धनिया कहाँ पर होता है, किस जिले में होता है, जालौर, सीकर, झालावाड़, भरतपुर। तो कहाँ पर होता है फिर सबसे ज्यादा धनिया, तो वो होता है झालावाड़ के अंदर। यानी झालावाड़ की बात की जाए तो धनिया उत्पादन सबसे अधिक नंबर 1 पे यही आता है। नेक्स्ट आता है राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है। तो ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान जो वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, जोधपुर, पाली, कोटा या फिर भीलवाड़ा। तो किसको जाना जाता है वस्त्र नगरी के नाम से, तो भीलवाड़ा, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट हो जाएगा। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर हो जाएगा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। तो कहाँ पर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में। नेक्स्ट आता है संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रिम आता है। तो बताइए संतरा उत्पादन की दृष्टि से कौन सा जिला जो मतलब कि अग्रिम जिला आता है, झालावाड़, भरतपुर, अजमेर या फिर भीलवाड़ा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर,
ये हो जाएगा झालावाड़। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतरा उत्पादन की बात की जाए तो नंबर 1 पे आता है झालावाड़। समझ में आया? यानी अनेक प्रकार, कितने प्रकार के डाउट थे वो सब आपके क्लियर होने चाहिए। मैं ये विषय आपसे अब नेक्स्ट में आपसे कल मिलती हूँ और क्वेश्चन के साथ। आप अपना फीडबैक शेयर करें, आपको क्लास कैसी लगी वो बताइए, और इसके साथ ही किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको पूरे 230 क्वेश्चन करा नहीं देखी है तो प्लीज उनको जरूर देखना। तो क्वेश्चन बताया कि जो है ना, राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका आकार घोड़े की नाल के समान है। आपने देखा होगा घोड़े की नाल कैसी होती है, तो बताना है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसका आकार कैसा है, घोड़े की नाल के समान। बेसिक एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो बताइए ऐसा कौन सा है जिसका आकार घोड़े की नाल के समान होगा। तो क्या बताया गया? अजमेर, चित्तौड़गढ़, सीकर या फिर टोंक। तो वो कौन सा जिला हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो चित्तौड़गढ़ है उसका आकार घोड़े की नाल के समान होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है हल्दी घाटी व खानवा से संबंधित जिलों का क्रम से संयुगम बताइए। तो आपने मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध है राजस्थान के हल्दी घाटी और खानवा का युद्ध। तो बताना है कि वो युद्ध कहाँ पर, किस जिले के अंदर हुआ था। तो देखिए आपसे बताया गया है उदयपुर धौलपुर में, राजसमंद करौली में, चित्तौड़गढ़ धौलपुर राजसमंद या फिर भरतपुर। तो कहाँ पर हुआ था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध के अंदर आता है हल्दी घाटी का युद्ध और खानवा का युद्ध। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था और खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था। क्लियर हो गया? यानी जो जितने भी छोटे मोटे युद्ध है ना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पीएससी एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बताइए ये युद्ध कहाँ पर हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, हल्दी घाटी का हुआ था राजसमंद में और खानवा का हुआ था करौली में, आई मीन भरतपुर में। ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। राजसमंद और भरतपुर के अंदर हुआ था। क्लियर हो गया? अब आता है नेक्स्ट, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आता है सागरमल गोपा। तो इसका संबंध किससे होगा? तो देखिए बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर या फिर किशनगढ़। तो किससे हो जाएगा इसका संबंध? तुरंत कमेंट में कर दीजिए कि जो सागरमल गोपा है उनका संबंध किससे हो जाएगा, बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर या फिर किशनगढ़। तो किससे हो जाएगा? जैसलमेर से। ऑप्शन नंबर जो 3 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 234, किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर की ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले थे। तो बताइए ऐसी कौन सी नदी है जिसके किनारे पर गणेश्वर सभ्यता के ताम्र युगीन सभ्यता होने के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो वो कौन सी थी? देखिए क्या बताया गया है, देखो एक कातली है, लूनी है, चंबल है, बनास है। तो बताइए ऐसी कौन सी नदी है जिसके ऊपर गणेश्वर सभ्यता के बारे में पता चला था। तो कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स? वो हो जाएगी कातली। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कातली नदी के ऊपर ऐसे अवशेष हमें प्राप्त हुए थे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, वनस्थली विद्यापीठ डिम्ब विश्वविद्यालय किस जिले में। तो ये जो डिम्ब विश्वविद्यालय है वो किस जिले में है? पूरा नाम आता है वनस्थली विद्यापीठ। तो कहाँ पर होगी ये? तो देखिए रेड कलर से मार्क का मतलब ये नहीं कि जयपुर होगा, जयपुर नहीं है बिल्कुल भी। अजमेर, टोंक या फिर सवाई माधोपुर। तो कहाँ पर है? वनस्थली विद्यापीठ। तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स टोंक के अंदर। ऑप्शन नंबर जो 3 एकदम राइट हो जाएगा कि टोंक के अंदर है वनस्थली विद्यापीठ। क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपके डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और जीके का मतलब ही यही है कि क्वेश्चन को देखते आपके तुरंत मिनटों में आंसर आना चाहिए। इसके बाद ये सोचने वाला सब्जेक्ट नहीं, सोचने के लिए रीजनिंग रही, मैथ रही, उसके बारे में सोचो, क्योंकि उसमें लॉजिक चलते हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं चलेगा, इसमें सिर्फ आपको यह देखना है क्वेश्चन को और तुरंत आंसर सेलेक्ट करना है। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, जो तिरिया तेल हमीर रूट चढ़े ना दूजी बार। तो बताइए तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग से संबंध है। तो बताइए ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके बारे में मतलब एक बोली बोली जाती है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े चढ़े ना दूजी बार। तो बताइए रणथंभौर, मैननगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर आमेर। तो किस दुर्ग से संबंध करती है। तो देखिए फ्रेंड्स हमीर नाम आ गया, तो हमीर नाम किससे जुड़ा हुआ था? रणथंभौर से। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हमीर तो रणथंभौर से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट आता है जूनागढ़ की प्रस्तुति जूनागढ़ किले के किसके द्वार पर स्थापित की गई थी। तो बताइए जूनागढ़ प्रस्तुति जूनागढ़ किले से किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो राय सिंह, गंगा सिंह, राव कल्याणमल, महाराजा करण सिंह। तो तुरंत आंसर आ जाना चाहिए कि इसका क्या होगा कि राय सिंह, गंगा सिंह, राव कल्याणमल या फिर महाराजा करण सिंह। तो किसका हो जाएगा? राय सिंह फर्स्ट, यानी फर्स्ट नंबर जो आंसर एकदम राइट हो जाएगा। जूनागढ़ प्रस्तुति किससे जुड़ी हुई थी? राय सिंह से। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है
कालपी नामक स्थान किसका संबंध है, यानी कालपी जो एक स्थान है, तो बीएसटीसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि काकली नामक जो स्थान है वो किससे जुड़ा हुआ है, महाराणा सांगा से, महाराणा रायमल से, महाराणा उदय सिंह से या फिर महाराणा प्रताप से। तो ये नाम किससे जुड़ा होगा, कालपी। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये है महाराणा सांगा से। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट एकदम राइट हो जाएगा कि किससे जुड़ा था, महाराणा सांगा से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है जयपुर के साथ की गई अधीनस्थ पारकत्य संधि का जयपुर राज्य के और किसके हस्ताक्षर हुए थे। तो देखो जब दो लोगों के बीच में संधि होती है तो दो लोगों के साइन होते हैं, तो एक तो जयपुर राज्य के हुए थे और दूसरे किसके हुए थे वो बताइए। क्या हुआ था, अधीनस्थ प्रत्यावर्ती संधि। तो बताइए कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो तुरंत कमेंट में कर दीजिए कि, और आप मुझे कमेंट में ये भी बताना कि आपने कितने क्वेश्चन को सोल्व किया है, क्योंकि अगर आपने 50 में से अगर 45 सोल्व कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी है। अगर आप 40 से नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको तैयारी करने की जरूरत है, पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, हर फील्ड में कॉम्पिटिशन है। तो आप ये नहीं सोचना कि बीएसटीसी में कॉम्पिटिशन नहीं होगा, यहाँ पर भी आपको उसे डबल देखने को मिलेगा। तो आप देखो अच्छा कॉलेज चाहिए, फर्स्ट लिस्ट में नाम चाहिए, तो उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बताइए दूसरे किसके साइन हुए थे इसके अंदर, तो किसके हुए थे, ठाकुर रावल बैसियाल नाथावत के। ऑप्शन नंबर जो सेकंड एकदम हो जाएगा राइट, ठाकुर रावल बैसियाल के नाथावत के साइन हुए थे। नेक्स्ट आता है किस टकसाल से बने रुपये कर हिजरी सन 1188 के निशान होने पर रुपया अठन्निया कहलाता है। तो बताइए ऐसी कौन सी मतलब कि जिसका टकसाल थी जिसके मतलब कि हिजरी सन 1188 के निशान होने पर वह अठन्निया मतलब अठन्नी के तौर पे मानते हैं। तो बताइए कि वो कौन सी थी, पाली की टकसाल थी, सोजत की, भरतपुर की या फिर मेड़ता की। तो बताइए वो कौन सी टकसाल थी जिसके ऊपर जिसको अठन्निया मतलब एक नाम दिया गया है। तो अठन्निया किसको बोला जाता है, मेड़ता की टकसाल को। क्लियर हो गया, यानी हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट नाम पढ़ना है। अठन्निया आ गया तो किसको होता है कि मेड़ता की टकसाल, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मारवाड़ के उत्तराधायी शासन दिवस कब मनाया जाता है। बताइए जो मारवाड़ के जो उत्तराधायी थे जो शासन दिवस है वो कब मनाया जाता है, जून 1940 में, जून 1941 में, मार्च 1941 में या फिर मार्च 1942 में। तो बताइए कि कब मनाया जाता है मारवाड़ उत्तराधायी शासन दिवस। तो कब मनता है, मार्च 1942 में। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कंजर जाति की सर्वाधिक जनसंख्या राज्य किस जिले में लगती है। तो बताइए जो कंजर जाति है सर्वाधिक राजस्थान के किस जिले के अंदर बहुत ज्यादा है, कंजर जनजाति। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बताइए कंजर जाति सबसे ज्यादा देखने को कहाँ मिलती है, उदयपुर, पाली, कोटा या फिर सिरोही। तो कहाँ मिलेगी फ्रेंड्स, कोटा में मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है एकदम राइट हो जाएगा। कंजर जाति की बात की जाए तो सर्वाधिक कहाँ पर है, कोटा के अंदर है। इनका सिर्फ नाम है कंजर जाति, वैसे मतलब वैसे नहीं होती कि आप मतलब कुछ और समझ लो कंजर होता क्या है, एक सिर्फ जाति का नाम दिया गया है। नेक्स्ट आता है मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की है, नहीं की। मारवाड़ का ऐसा कौन सा मतलब कि राजा था जिसने मुगलों के सामने झुकना पसंद नहीं किया। तो बताइए कौन था, राव चंद्रसेन, राव उदय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम या फिर महाराजा अजीत सिंह। तो तुरंत नाम कमेंट में कर दीजिए कि किसने थी जिसने मतलब कि मुगलों के तुरंत मतलब कि अपने आप को मतलब कि बनाए रखा कि मुझे इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करनी है। तो वो कौन थे, राव चंद्रसेन जी, जो मुगलों के सामने नहीं झुके, अपनी बात पर अड़ंग रहे। नेक्स्ट आता है ब्यावर में जो है ना सनातन धर्म होता है उसके विद्यालय के जो संस्थापक कौन थे। तो बताना है कि वो कहते हैं एक होते स्वतंत्रता सेनानी। तो तुरंत ये सबको पता होना चाहिए कि इसमें सिर्फ एक ही नाम है जो इससे जुड़ा हुआ है स्वतंत्रता सेनानी से। तो तुरंत कमेंट में कर दीजिए कि कौन थे वो, ब्यावर में थे जो कि सनातन धर्म को बहुत ज्यादा मतलब कि मानते थे। तो केसरी सिंह बाल रामायण चौधरी हरि के भाई दामोदर राठी। तो कौन हो जाएगा, दामोदर दास राठी थे जो कि ब्यावर के अंदर जो सनातन धर्म है इससे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट आता है मुगलों की सेवा में सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाला मारवाड़ का पहला शासक कौन था। तो बताइए अब देखिए पीछे गया था जिसने स्वीकार नहीं की, अब इसमें क्या पूछा गया है कि मुगलों की सेवा करने में सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाला मारवाड़ का पहला शासक कौन था। देखिए हर टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए गज सिंह, जसवंत सिंह, सूर सिंह, मोटावा, उदय सिंह। तो कौन था जिसने मतलब कि मुगलों के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया था, मैंने मतलब उनकी सेवा में सर्वोच्च पद तक हासिल कर लिया था। कौन था, जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर जो 2 एकदम राइट हो जाएगा। जसवंत सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार भी की थी और पहले पद तक पहुंचा था।
सुवंटिया लोकगीत का संबंध किससे, यानी एक वर्ड आ गया सुवंटिया, तो ये क्या होता है, कब गाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको दिख गया है, ये भील स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, जो कि सुवंटिया के मतलब लोग हर तरह के लोकगीत होते हैं राजस्थान के अंदर, जैसे जीने के अलग, मरने के अलग, कुछ फंक्शन होता है उसके अलग, तीज के अलग, त्योहार के अलग, तो हर टाइप के एक अलग वर्ड दिया गया है। तो मतलब ऐसे सुवंटिया लोकगीत किसका हो जाएगा, ये भील स्त्रियों के गीत हो जाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 247, मैथरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जो मैथरन है इसी नाम का पकड़ना है। मैथरन किससे जुड़ा हुआ है, किस जिले से जुड़ा हुआ है? जोधपुर, चूरू, बीकानेर या फिर उदयपुर? तो मैथरन किससे जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, ये है बीकानेर से। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है एकदम हो जाएगा राइट, मैथरन का संबंध बीकानेर से है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला की शैली के लिए विशेषता बताई गई है? कि ऊंट की खाल की चित्रांकन किया गया है वो किस कला शैली से अच्छा है? तो ऊंट की खाल पर ध्यान देना है कि ऊंट की खाल से कौन सी मतलब शैली बनाई गई है। तो देखिए मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़ या फिर बीकानेर, तो कौन सी हो जाएगी? तुरंत आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कहां से हो जाएगी? बीकानेर शैली ऐसी थी जिसने ऊंट की खाल पर चित्रांकन मतलब चित्रकलाकारी की थी, जो कि वहां की बीकानेर की शैली थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, बैसाख शुक्ल तृतीया को श्रावण कृष्ण पंचमी में कौन से त्योहार पड़ते हैं? तो बताइए, बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्योहार पड़ेगा? तो आपने आंसर देख लिया है कि आखा तीज और नाग पंचमी ऐसे त्योहार हैं जो कि बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाए जाते हैं। नाग पंचमी तो उस दिन होगी और तीज वाले दिन बनेगी आखा तीज, जो कि एक अबूझ मुहूर्त होता है। ये इस दिन नागों की पूजा होती है, नाग पंचमी के दिन, इसमें कोई डाउट नहीं, सबको पता है। नेक्स्ट आता है, सीताबाड़ी किस जनजाति से संबंध करती है? तो बताइए। तो गरासिया मील क्या हो जाएगा? सहरिया से। जो सीताबाड़ी वर्ड है ये किससे बिलोंग करता है? ये करता है सहरिया जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से हुआ था? जो अग्नि नृत्य है इसका उद्गम किस जिले से होगा? तो इसमें आंसर मतलब कोई बाय मिस्टेक आपको दिख जाता है तो मिस्टेक हो जाती है, तो अब बताना है आपको, कमेंट में कर दीजिए कि अग्नि नृत्य है इसका उद्गम किस जिले से माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या बताया गया है, इसमें है जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, तो कहां से हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बीकानेर से। अग्नि नृत्य का संबंध किससे है? बीकानेर जिले से। क्लियर हो गया। यानी राजस्थान का हर जिला कुछ ना कुछ कहानी कहता है, यानी हर जिले का कुछ ना कुछ स्पेशल है। राजस्थान के जितने भी जिले हैं ना उन सब के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए कि किस जिले का क्या फेमस है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछता बनते हैं। नेक्स्ट आता है, घोटिया आभा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? जो घोटिया आभा मेला है वो किस जिले में आ जाएगा? तो देखिए डूंगरपुर, करौली, बांसवाड़ा या फिर प्रतापगढ़। तो कहां पर हो जाएगा? घोटिया अम्बा जी का मेला कहाँ लगता है? तो लगता है ये बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़े के लिए फेमस है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, लोक देवता जम्बो जी का जन्म स्थल क्या है? यानी जितने भी लोक देवता हैं उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जम्बो जी का जन्म स्थल कहाँ पर है? तुरंत आंसर कर दीजिए कि जम्बो जी का कहाँ हो जाएगा? खरनाल, मेड़ता, पंचोरा या फिर पीपासर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 पीपासर है जम्बो जी का जन्म स्थल। इसकी देखिए कोई ट्रिक नहीं बनती है कि ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ ट्रिक भी होती है। अगर आपको ट्रिक वाली से ट्रिक के थ्रू याद करना है तो आप मुझे कमेंट में कर दीजिए। कल मैं आपको नई क्लास कराऊंगी तो मैं आपको कुछ ट्रिक भी बता दूंगी, आप इसके थ्रू उसको याद कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में ना सब नाम में रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हैं, तो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएगा, जयपुर की ब्लू पोट्री किसने अंतरराष्ट्रीय पहचान दी थी? बताइए। जयपुर की है ब्लू पोट्री, तो उसको किसने अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई थी? तो बताइए वो मोस्ट इंपोर्टेंट आदमी कौन है जिसने इसको मतलब कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाया है? तो ऑप्शन देखिए आपके सामने है, कृपाल सिंह शेखावत, अर्जुन देव सेठी, जमुनालाल बजाज या फिर श्रीलाल जोशी। तो क्या हो जाएगा? कृपाल सिंह शेखावत थे जिसने जयपुर की ब्लू पोट्री को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पहचान दिलाई है। क्लियर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, थेवा कला राज्य किस जिले की पहचान है? तो बताइए कि जो थेवा कला है राजस्थान के किस जिले की पहचान बन चुकी है? तो क्या बताया गया है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद या फिर प्रतापगढ़। तो कहाँ की हो जाएगी? थेवा कला। नाम से पकड़िए थेवा कला, तो कहाँ की है? ये प्रतापगढ़ की। क्लियर हो गया। यानी सिर्फ हमें नाम पर फोकस करना है कि जो थेवा कला है कहाँ की है? वो प्रतापगढ़ की है। नेक्स्ट आता है, मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? यानी मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ है मुंडियारी ख्यात। तो इसका विषय किसके ऊपर लिखा गया है? इसका मतलब कि किस पे है ये? तो किस पे है? सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया या फिर मारवाड़ के राठौड़। तो किस पे लिखी? मुंडियारी ख्यात। तो किस पे लिखी गई है? मारवाड़ के राठौड़ के ऊपर लिखी गई है मुंडियारी ख्यात।
नेक्स्ट आता है मेवाड़ को अरावली क्षेत्र में भील जनजाति का लोक नाट्य क्या है? तो बताइए मेवाड़ के अरावली क्षेत्र के अंदर जो भील जाति है उसका लोक नाट्य क्या है? तो क्या हो जाएगा? गंधर्व, गौरी, भौरी या फिर रम्मत। तो तुरंत कमेंट में आपको आंसर देना है। जो मेवाड़ अरावली क्षेत्र से जो भील जनजाति उसका लोक क्या हो जाएगा? हो जाएगा गौरी। तो आपको नाम से पकड़ना है, भीलों की बात आ रही तो भीलों से कौन सा नाम जुड़ा हुआ है? गौरी। तो तुरंत नाम से आपको गैस करना है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है भीलों का प्रसिद्ध लोक गीत जिसने स्त्री पुरुष साथ मिलकर काम करते हैं। जो भीलों का फेमस है, जिस ऐसा एक डांस है जिसके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर डांस करते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए नाम से पकड़ना है, सुवंडिया, झरोजा, सुपर्णा, हमसीडो। तो क्या हो जाएगा कि ऐसे भीलों का ही डांस है तो कौन जाएगा? हमसीडो। लेकिन दो लोग मिलकर कर रहे हैं ना हमसीडो, यानी स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, इसलिए इसका नाम है हमसीडो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान के ऊंट से संबंधित है? तो बताइए ऐसी कौन सी नस्ल है जो कि ऊंटों से बिलोंग करती है? तो कभी बंदा भैंस पर पूछ लेता है, ऊंट पे पूछ लेगा, गाय पे, भेड़ पे, बकरी पे। तो राजस्थान में सब कुछ है, तो सबके बारे में पूछ सकता है। तो बताना है कि ऊंट से कौन सी नस्ल आती है? पुंगल, बारबरी, गुरुआ या फिर मेवाती। तो ऊंटों का मतलब कौन सी नस्ल सबसे इंपॉर्टेंट है? वो है गुरुआ। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है जगह राइट, ऊंटों की नस्ल है गुरुआ। नेक्स्ट आता है सोम एक सहायक नदी है। तो बताइए सोम एक सहायक नदी है तो वो किसकी हो जाएगी? साबरमती की, माही की, बनास की या फिर लूनी की। तो सोम किसकी सहायक नदी है? तुरंत कमेंट में आना चाहिए किसका हो जाएगा? माही की। ऑप्शन नंबर जो सेकंड एकदम हो जाएगा राइट। जो सोम किसकी हो जाएगी? माही की सहायक नदी है। नेक्स्ट आता है राजस्थान को अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो बताइए कि राजस्थान है हमारा, उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। क्या है? 1070, 1170, 970, 870। तो देखिए सबको पता है, 70 तो लास्ट में है, लेकिन आगे की वैल्यू क्या है ये किस कम को पता है। कितनी हो जाएगी? 1070 है अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्लियर हो? यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पंचपदरा किस वस्तु का निर्माण से बड़े पैमाने पे किया जाता है? जो पंचपदरा है वो किस वस्तु से किया जाएगा? तो देखिए क्या बताया गया है, नमक, सिल्क, लकड़ी के खिलौने या फिर मिट्टी के पत्थर। तो बताइए जो पंचपदरा है किस वस्तु के निर्माण के लिए बड़े मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो पंचपदरा है वो फेमस इसीलिए है। तो बताइए कि वो किसके लिए फेमस है, उसका नाम बताएं। किसके लिए? नमक के लिए फेमस है पंचपदरा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है भारतीय भेड़ में ऊंट के अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर भेड़ में ऊंट के अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं? तो देखिए अजमेर, बीकानेर, टोंक या फिर नागौर। तो कौन सा हो जाएगा? तुरंत कमेंट में कर दीजिए कौन है? टोंक। टोंक एक ऐसी जगह है जहां पर भेड़ व ऊंट दोनों के अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है करक रेखा राजस्थान के किस जिलों से गुजरती है? तो बताइए कि जो करक रेखा है राजस्थान के किन जिले से गुजरती है? एक जिला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि करक रेखा गुजर रही है, तो कौन सा जगह? बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर जो 4 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले के अंदर स्थित है? तो बताइए जो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस जिले के अंदर स्थित है? सीकर, चूरू, कोटा या फिर करौली। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? हो जाएगा फ्रेंड्स कोटा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा में। क्लियर हो गया? तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको कुछ सोल्व करना है। ये आपको मतलब कि कमेंट में इसका आंसर देना है कि राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो बताइए जो मानव अधिकार आयोग है इसका गठन कब किया गया था? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक आंसर है, तो इसका आपको कमेंट में बताना है कि वो क्या हो